नहीं है, आसान है, आप इसको हंसी खेल में भी याद कर सकते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है। चलिए मिसाल के तौर पर देखिए, इस क्लास को आपको समझ में आ जाएगा कि मुश्किल है या आसान। तो नज्म, तो आप बताइए कि नज्म जो है किस जुबान का लफ्ज़ है? चलिए बताइए। अरबी जुबान का लफ्ज़। अरबी जुबान का लफ्ज़। अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, लफ्ज़ है। फारसी से उर्दू में। जी। तो ये बताइए कि नज्म के माना क्या होते हैं? नज्म के माने पिरोना, लती, वो जी मोती लड़ी में, मतलब ठीक है, लड़ी में पिरोना, मोतियों को लड़ी में पिरोना। गुड, लगाना। ठीक है। अब माइक बंद करिए आप लोग, आप में से कोई एक आदमी पढ़िए। नज्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। पता क्या चला? इसके लिए उन्वान का होना जरूरी है, इसके लिए उन्वान का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बगैर उन्वान के आप कोई गीत लिखना शुरू कर दें उसको नज्म कही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बात तो साफ हो गई कि नज्म शायरी की एक किस्म जरूर है, लेकिन इसके लिखने और पढ़ने के लिए उन्वान का होना जरूरी है, ठीक है। नज्म की एक खास बात यह है कि इसमें हैयत की कोई कैद नहीं है कि किस हैयत में लिखी जाए, इसकी कोई कैद नहीं है, समझ गए? जी। तो अब इसको मैंने निशान लगा, देखिए निशान लग गई। नज्म में हैयत की कोई कैद नहीं है, लेकिन मौजू का कैद है, मौजू का होना जरूरी है। ये बहर और काफिया से पाबंद भी होती मतलब बगैर पाबंदी की भी लिखी जाती है, और उन क़ुयूद से आज़ाद भी। इनमें मज़ामीन की उसात होती है। नज्म ज़िंदगी के किसी भी मौजू पर लिखी जा सकती है। तब ये कहा जाएगा कि नज्म के मौजू तंग हैं, तो नहीं, नज्म के मौजूआत बहुत वसी हैं। समझ में आ रही है? नज्म के मौजूआत, बोलिए, बहुत वसी है, वसी हैं। जिंदगी के किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है, जिंदगी के किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। ये वो बुनियादी बात है जहां से आमतौर पर सवालात बनते हैं, ठीक है। अब आगे आइए इसके इश्तिकाक पर, यानी ये जुमला कैसे बना, ये लफ्ज कैसे निकला। तो कह रहे हैं कि नज्म अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का? अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, अरबी जुबान का लफ्ज है। लेकिन बहैसियत सिनफ़े सुखन कैसे दाखिल हुई है? तो बता रहे हैं कि उर्दू के तवस्सुत से, फारसी के तवस्सुत से। किससे? फारसी के तवस्सुत से उर्दू में दाखिल। एक कायदा कुल्लिया में बता दूं आपको कि उर्दू जुबान के रिवाज से पहले, यानी उर्दू जुबान की इब्तदा से पहले हिंदुस्तान में कौन सी जुबान राज थी? फारसी। फारसी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी बात ये आए आमतौर पे उमूमन उर्दू में कोई सिनफ़े सुखन दाखिल हुई, तो जाहिर सी बात है वो फारसी से होकर आई होगी, गुजर कर आई होगी, अगरचे उसके नाम और उसके इश्तिकाक दूसरे जुबान के हो सकते हैं। समझ गए ना बात? तो याद रखिएगा। अब कह रहे हैं उमूमन, मुकम्मल नहीं कर रहा हूं, उमूमन। नज्म के लुग़वी माना पिरोने के हैं। क्या है माना? पिरोने के हैं, किसी भी चीज को किसी चीज में डालना, पिरोना। अब कह रहे हैं क्या पिरोना? मोतियों को तागे में पिरोना, सिल्क वगैरह। जैसे आजकल शादी ब्याह के जमाने हैं ना, तो ये जो आजकल औरतें या लड़कियां वो पहन रही हैं ना गले में हार, इक़्द जो कहते हैं अरबी में, तो उसमें मोतिया मोती मतलब मोती का मतलब हकीकत मोती मत जाइए आप, ये जो क्या कहते हैं गोल गोल से होते हैं, आप लोग भाई ज्यादा जानते हैं, बताइए कुछ। माला। हाँ, जो उसमें दाखिल करके फिर माला बना दिए जाते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे नाम जानते होंगे उसके। तो इसी का मतलब इसके इस्तिलाही माना ये होते हैं, ठीक है। पिरोना तो इसका लफ्जी माना है, और मोतियों को तागे में पिरोना यानी खूबसूरत बनाना, ठीक है। अब लुगत में एक लुगत है, ये आपको बताना है कि ये सबसे पहले ये किताब लुगत किसने, लुगत किशोरी किसने लिखी है, किसकी है, ये आपको होमवर्क है, आप अपनी किताब में लिख लीजिए। लुगत किशोरी किसने, देखिए पहली बात किसने
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखिए कौन ये लोग होते किशोरी, ठीक है, आपको बताना है, आप अपने काफी में लिख लीजिएगा किताब में। ये देखिए इसमें तारीफ क्या है, उर्दू की बड़ी लुगत है। पिरोना मोतियों का धागे में, मजाजन कलाम मौजू, शेर आराइश करना, आरास्ता करना, इतना काफी है। अब आगे ये कि ये हैसियत सिनफे सुखन कैसे उर्दू में आया। देखिए उर्दू के ज्यादातर लुगात में यही माना दर्ज है और कदीम उर्दू शुआरा ने भी इसे इन्हीं मानों में बरता है। मीर हसन तज़किरा शुआराए उर्दू, अब एक किताब यहाँ है बड़ी बड़ी अहम है, मीर हसन की है, तज़किरा शुआराए उर्दू, याद कर लीजिए। किसी किताब है सौदा के बारे में लिखा है, मीर हसन। नज़्मश मीर हसन तर्ब की। अंगेज अस्त। अब एक सवाल ये है कि ये किसकी सिफत बयान की है, तो मीर हसन ने ये सिफत बयान की है सौदा की, कि उसकी नज्म, आप में से कोई फारसी जानता है बताइए, नहीं जानता है। अश जो है ना ये जमीर गायब की है, जमीर गायब की, नज़मश यानी उसकी नज्म, उसकी नज्म। तर्ब समझ लीजिए मतलब खुशी, या आपके अंदर खुशी भर देने वाली चीज, अंगेज मतलब हैरत, अस्त मतलब है, नज़मश तर्ब अंगेज अस्त, तो उसकी नज़में तर्ब अंगेज हैं। मीर के बारे में लिखते हैं साख्त नज़मश गुलशन हारा। मीर के बारे में कौन लिखते हैं बताइए, तज़किरा शुआराए उर्दू मीर में हसन। मीर हसन, मीर हसन। मीर हसन लिखते हैं मीर के बारे में साख्त नज़मश, यानी उसकी नज्म, किसकी, मीर की नज्मों की साख्त गुलशन की तरह है। मिर्जा गालिब नज्म से जुमला शायरी मुराद लेते हैं, अपने खत में लिखते हैं क्या है, तसद्दुक हुसैन, तसद्दुक हुसैन नहीं है, हम सुखन फहम अगर गौर करेगा तो फकीर की नज्म नस्र में सहल मुमतने अक्सर पाएगा। अब एक चीज आप यहाँ देख लीजिएगा, ये सवाल अगर आ जाए कि नज्म के ताल्लुक से ये किस अदीब का कौल है, तो ये मिर्जा गालिब ने कहा है। क्या कहा है, और मिर्जा गालिब ने नज्म से मुराद जुमला शायरी लिया है, यानी शायरी की जो भी किस्म है वो नज्म में आ जाएगी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इसके बुनियादी चीजें थी, आप जान गए। अब इसमें और भी सारी चीजें नज्म की अब किस्में आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से उर्दू अदब की दो असनाफ हैं, उर्दू नस्र और उर्दू नज्म, ये बात तो आपको शुरू दिन से ही मालूम है। नज्म यानी उर्दू शायरी, फिर उर्दू शायरी की भी बहुत सी असनाफ है, मसलन हम्द, नात, मनकबत, गजल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, कत्ता वगैरह, ठीक है। इनमें से एक सिर्फ नज्म भी है। नज्म की बहुत सी किस्में, कुछ हैत के लिहाज से, कुछ मिसरों के तादाद के लिहाज से, और कुछ मौजू के एतबार से। हैत के लिहाज से नज्म की जो किस्में हैं वह इस तरह हैं, पाबंद नज्म, अब यहाँ देखिए, ठीक है, पाबंद नज्म, आजाद नज्म, मुअर्रा नज्म, नसरी नज्म, नज्म सुलासी, गीत, दोहा, माहिया, सानेट, तराइले, हायको, 4 बैत। इसमें से आप सुलासी भी जानते हैं, दोहा भी जानते हैं, माहिया, सानेट, तराइले, हायको, 4 बैत, ये आप 10वीं यूनिट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पाबंद नज्म और आजाद नज्म आपको हम दिखाते हैं। इसी में एक चीज और भी है, मिसरों के तादाद के हिसाब से भी नज्म के कई किस्में, आप ये भी देख लीजिए। देखिए, मुस्तजाद, मुसम्मत, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसा और मुअश्शर, तरकीब बंद, तरजीह बंद, रेखती, वासोख, शहरयाशोब और बारहमासा। इनके तारीफात आप पढ़ चुके हैं यूनिट 10 में। अगर कोई भी ना आया तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, या यूनिट 10 की जो किताब है उसमें आप खोल कर देख लीजिए, फिर हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। ये आपको दोहरा लेना है, समझिए कि आपके पीछे से मतलब रिवीजन भी होता चला जा रहा है, आपको दोहरा लेना जरूरी है। यहाँ से एक सवालात बन जाते हैं, मुसम्मन किसको कहते हैं, मुसल्लस किसको, चलिए बताइए, मुत्तसा किसको कहते हैं, 9 मिसरे वाले। 9 मिसरे वाले शेर को, हर बंद में 9 मिसरे। है ना, क्या कहते हैं, तसा। मुअश्शर बताइए, बोलिए सब लोग, मुअश्शर किसको कहते हैं,
हर बंद में 10 10 बंद वाले को मुअश्शर कहते हैं। ठीक है, बताइए मुस्तजाद किसको कहते हैं? शेर के अंदर कुछ जिसमें बढ़ा देने को मुस्तजाद कहते हैं। शेर के अंदर जायद इजाफा करने। अब इसमें दो इजाफा है, किस्में किसी शेर का इजाफा। अब जी अब इसमें दो किस्में हैं, मुस्तजाद लाजमी आरिस आरिज। आरिस और लाजिम। 10 यूनिट की बहस है, उसमें हमको नहीं जाना है। अब देख लें यहाँ दिया भी हुआ इजाफा किया हुआ या ज़्यादा किया हुआ, ये आपको देख लें। आरिजी कहते हैं जो आम मतलब बढ़ाया जाए घटा भी दिया जाए। लाजमी कहते हैं जो उसका हिस्सा हो। मुस्तजाद की मिसाल देखिए, इसमें से आप कोई पढ़िए मुस्तजाद की पढ़िए। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी गजा। तू है माशूक तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। बहादुर शाह। अब देखिए ये असल शेर कहाँ तक है, यहाँ तक। ये बात बढ़ाई गई ना, मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, बात तो खत्म हो गई ना। उसी बात को कही जा रही है कि है गम मेरी गजा। अब आगे क्या करे, तू है माशूक तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बल। ये चीजें बढ़ाई गई, इसके बगैर भी हमारा शेर मुकम्मल हो रहा था। इस तरह हम फी बहुत नहीं जाना। और अभी एक लफ्ज और जान लीजिए, अब मुसम्मत अरबी जुबान का लफ्ज है। मुसम्मत क्या है? अरबी लफ्ज जिसके माना क्या होता है? तस्मीर और माने लड़ी में पिरोने। जी, और माना लड़ी में पिरोए हुए मोती। चूंकि मुसम्मत इसमें मफूल है, आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा कायदा पढ़े होंगे तो इसे मालूम होगा मुसम्मत क्या है, इसमें मफूल है, इसलिए पिरोए हुए लड़ी को कहेंगे मुसम्मत। अच्छा, ऐसी नज्म जो कई बंदों पर मुश्तमिल हो, खा बसूरत मुरब्बा मुखम्मस मुसद्दस मुसम्मन वगैरह, जिसमें हर बंद के मिसरे सिवाय आखिर के हम काफिया हो, और तमाम बंदों के आखिरी मिसरे के पहले बंद के मिसरे अव्वल के ताबे हों। अगर आपकी तारीफ की नाम भी याद हो तो आपको मालूम हो जाएगा। नंबर 1, मुसम्मत की पूछ लेता है कि मुसम्मत किसको कहते हैं, और 4 दे देंगे बात। इसमें 8 मिसरे हों, या 8 मिसरे वाली नज्म को जिसमें 8 हैयत हों। कौन सा सही जवाब है? 8 हैयत जी, 8 हैयत वो नज्म जिसमें 8 हैयत इस्तेमाल किए गए हों, मुसम्मत। अब इसको आपको याद कर लेना, ये मुसम्मत में 8 हैयत कौन कौन सी आती हैं, ये आपको याद करनी है लाजमी। गड़बड़ हो जा रहा है, चलिए इसको बैठा के लिखते हैं। सीखना पड़ेगा, ज्यादा सिलाही मतलब ऐसा वो हो रहा है, कम करना पड़ेगा। इसको लाजमी याद करना है, ठीक है सबको? बात समझ आ रही है? 3 मिसरों का मुसल्लस कहते हैं, 4 मिसरों को मुरब्बा, 5 को मुखम्मस, 6 मिसरों का मुरब्बा। याद नहीं कि याद कर लीजिए, चूंकि आप अरबी नहीं जानते होंगे आपका मसला हल नहीं होगा। जो अरबी जानता होगा तो समझ लेगा, पकड़ लेगा। इसको आपको याद कर लेना। अरबी कौन जानता है आप में से? ठीक, आपका मसला हल हो गया। अब हम आएंगे कहाँ? रिवायत पर। जी, सबसे पहला नज़्म निकाला कौन है? मालूम है? क्लियर नहीं आ रही तस्वीर है अकबर कि आबादी। तस्वीर अकबर आबादी। ठीक है, कहाँ चला गया? नहीं, थोड़ा और पढ़ा दे आपको नज्म के बारे में, नज़ीर का थोड़ा सा और पढ़ना चाह रहे हैं कि नज्म उर्दू का ये पढ़ना ये आवाज आपकी हो रही है क्या? क्या आवाज दिक्कत हो रही है क्या सबको? जी सर। कभी सही किसकी आवाज रह रही है और कभी गड़बड़ हो जा रही है आवाज। पता नहीं मेरे तरफ नेटवर्क इश्यू है या सबको हो रहा है अभी ये सही पता है? नहीं, हमको भी लगा मेरे। आप लोग और लोग बोलिए। अच्छा, आप लोग नहीं सही बोलना, है। आप लोग में से कोई किसी को नहीं बोलना, ज्यादा लोगों को।
चलिए पढ़िए, उर्दू में पढ़ रहा हूँ, ब्रेक हो रही। अच्छा ठीक है। उर्दू नज्म का दक्कनी दौर, यानी उर्दू में नज्म निगारी की इब्तदा दक्कन से हुई। ये बात तो समझ में आ गई इस उन्वान से ही। तो अब देखते हैं कि उर्दू नज्म का पहला गहवारा सरजमी। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब ठीक आवाज आ रही। ना असल में बीच बीच में गड़बड़ा जा रही है, ऐसे ठीक आ रही है लेकिन फिर ठीक। पता नहीं अचानक क्या हो रहा है कि उर्दू वो आवाज नज्म का फास्ट हो बस जा रही है या मोबाइल बंद स्लो कर हो दो। जा रही है। उर्दू नज्म का पहला गहवारा सरजमीन दक्कन है। इससे पता ये चला हमें कि उर्दू में नज्म निगारी की इब्तिदा दक्कन से हुई। ये सब सवालात जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ये अपने आप में सवालात हैं, अलग से सवालात बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल ये इसी लाइन में है कि इसकी इब्तिदा 9वीं सदी हिजरी में कब हुई है? 9वीं सदी हिजरी में हुई है। दक्कनी शायरी का दौर 14वीं सदी से 17वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ। ये भी अपने आप में सवाल है, ये पूछा जाता है क्लास में। दक्कनी शायरी का दौर कब तक है? तो 14वीं से 17वीं सदी तक। अदबी व शेरी नुक्ते नज़र से ये दौर खासी अहमियत रखता है। इस दौर के मशहूर शायर निज़ामी, अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और वजही, रुस्तमी, इब्न नशाती वगैरह हैं। ठीक है। अब इसके अव्वलीन मुहर्रिक कौन है, किसकी वजह से नज्म निगारे का आगाज हुआ, ये बड़ा अपने आप में अहम है। इसको देखिए, आप सब जानना जरूरी है। अब यहाँ देखिए कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज दक्कन के मशहूर सूफी गुजरे। उन्होंने अरबी और फारसी में कुछ रिसाले लिखे। इसके अलावा दक्कनी में कुछ नज़में भी कहीं। इनकी नज़म चक्की नामा का जिक्र खूब होता है। इस नज़म में उन्होंने चक्की के गीत की सूरत में औरतों को मजहबी हक़ायक़ याद दिलाए हैं। फ़नी लिहाज से एक मामूली नज़म है, लेकिन उसकी तारीख़ी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। इस पैराग्राफ से हमें ये मालूम हुआ कि सबसे पहले नज़म किसने लिखी है? ख्वाजा बंदा नवाज। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज आप लोग चक्की कमेंट में जवाब दीजिए, बोलिए नहीं है, बोलते हैं तो फिर हमारे तरफ से आवाज बाद में गड़बड़ होने लगती है। सब लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है? तब कहूँगा बोलने को तो बोलिएगा। तो सबसे पहले ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जो दक्कन के थे, और उनकी पहली नज्म चक्की नामा है। इसी नज्म से उर्दू में नज्म निगारी का आगाज होता है। इस नज्म में ठीक है, गुड। इस नज्म में उन्होंने चक्की के गीत की सूरत में औरतों को मजहबी हक़ायक़ याद दिलाए। ये अपने आप में बड़ा अहम है कि ये सवाल आ सकता है कि चक्की के जरिए, चक्की नामा जो उनकी नज्म है, तो चक्की के जरिए उन्होंने क्या कहना चाहे? तो औरतों को मजहबी हक़ायक़ याद दिलाएं, यानी औरतों के अंदर मजहबी चीज़ों के फ़रोग के बारे में उन्होंने, मजहबी चीज़ों के फ़वायद के बारे में याद दिलाया है। फ़नी लिहाज से एक मामूली नज़म है, उसकी तारीख़ी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। अब बहुत सारी चीज़ सीख ली इतना से। और नज़म के अक्सर सवालात इधर ही से बनते हैं कि पहला नज़्म निगार कौन है, नज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है, नज़्म के माने क्या हैं, नज़्म की क्या किस्में हो सकती हैं। ये सारे सवालात हैं, आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि सुल्तान मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह पहला साहब दीवान शायर गुजरा। उसकी नज़में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। उनमें मौसमों, त्योहारों, इमारतों और कुल्ली कुतुब शाह की महबूबाओं का तज़किरा मिलता है। हिंदुस्तानी फूलों, फलों, चरिंदो परिंद, रस्म रिवाज की तफसीलात भी मौजूद हैं। शोक सांवलियों, सांवली होता ना, सांवलियों, प्रेम प्यारियों के प्रेम की बातें और घातें बयान करना इस शायर का महबूब मशगला है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से, सबसे पहला शायर मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह। ये देखिए, ये इसकी तफसीलात आप लोग कमेंट कीजिए। कुल्ली कुतुब शाह के पैदाइश वफात कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ।
कुल्ली कुतुब शाह की पैदाइश वफात। जल्दी बताइए। 1665 65 और वफात जल्दी बोलिए। 1659 हाँ 1659 1659। तो पैदाइश कितना है? 1566 65 हम्म 1712 नहीं 1565 66 और फिर 1566 16 से 1611। 11 12 ठीक ठीक ठीक, कमेंट में जवाब 11 दीजिए। 12 दिन थे। कमेंट में जवाब दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार बोलिए। अब ये देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैदाइश आप लिख लेंगे 1500 लिया है ना, और 1566 1611 है ना। तो इसको दबा के लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसको लिख लेंगे। अब एक चीज ये सुनिए यहाँ कि नज़ीर अकबर आबादी से पहले किस नज्म निगार की नज़मों के मौज़ूआत निहायत वसी हैं? तो मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, जो सबसे पहला साहिब दीवान शायर मिसरा है, और उसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, चरिंदों परिंद पर, फूल परिंदों पर, महबूबाओं पर, आशिकी पर, और जो है कि मुख्तलिफ त्योहारों पर, मुख्तलिफ मज़ाहिब पर नज़में लिखी हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी तरफ आ जाइए, बातें खत्म हो गई हैं। करें कि कदीम दौर में चंद और शुअरा का नाम लिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है अकेले तो नहीं होंगे। तो इसमें अली आदिल शाह सानी है, बुरहानुद्दीन जानम। अब बुरहानुद्दीन जानम और अली आदिल शाह सानी, इन दोनों के पैदाइश वफात आपके लिए होमवर्क है। अब काम करना पड़ेगा। इतने दिन से 4 महीने से आप काम नहीं करो, जब भी देता हूं तो सर ये हो गया, सर हो गया। कापी अगर नहीं बनाए तो आज से बना लीजिए। अब ये आपका होमवर्क है। 3 चीज मैंने दे दिया। एक तो लुगत किशोरी किसका है, दूसरा बुरहानुद्दीन जानम की पैदाइश वफात, और तीसरा अली आदिल शाह सानी की पैदाइश वफात। ये आपको लिख के लाना है, नहीं लिख के लाएंगे तो जिम्मेदार आप हैं। अब आगे उर्दू नज़्म की इब्तदा अब हुई शुमाली हिंद में। ये तो दक्कन में की बात थी। अब शुमाली हिंद में इसका आगाज कैसे हो, देखिए। शुमाली हिंद में अफजल झंझानवी और जाफर जटली के यहाँ उर्दू नज़्म की इब्तदाई नमूने मिलते हैं। अब एक बात ये साफ हो गई कि शुमाली हिंद जब नज़्म निगारी का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले दौर में कौन लोग आते हैं? अफजल झंझानवी और जाफर जटली। ये याद रखना है। अब शुमाली हिंद में अफजल झंझानवी की बिकट कहानी में 1325 अशार हैं। ये एक मंजूम अफसाना है जो 12 मासे के तर्ज पर लिखा है। इस नज्म में अफजल ने एक के पतिवर्ता औरत के जज्बात व कैफियत की मुकम्मल तस्वीर कशी करने की कोशिश की है। सही का दूसरा माना होता है कोशिश, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। मीर हसन ने उसे शुमाली हिंद की नुमाइंदा और काबिल कदर तसनीफ करार दिया। अब एक सवाल यहाँ बन सकता है, देखिएगा, मीर हसन के मुताबिक शुमाली हिंद के नुमाइंदा काबिल कदर तसनीफ कौन सी है? ये बिकट कहानी। कितने 12 विकेट कहानी। बिकट, इसमें अशार की तादाद कितनी है? 1325। चलिए 25 ठीक है। अब यहाँ देखिए, जाफर जटली ने हजविया नज़मों पर खास तवज्जो दी। इनकी नज़मों में उरियानी, फहाशी, तलज्जुज़ और ख्यालात के सतहियत मिलती है। तलज्जुज़ को माना जानते हैं आप? चीज़ों को सीखिए। बज़ाहिर आपको लगता है फहाशी लफ्ज़ है। अगर फहाशी लफ्ज़ होता तो आपके अदब में क्यों दाखिल किया जाता है इसको? मंडू ने कहा था ना कि फाहिशा का जिक्र बुरा है, तो समाज में फाहिशापन होना भी तो बुरा है। आपको जानना जरूरी है। देखिएगा, तो ये नज़में किन की हैं? जाफर जटली की हैं। अभी इसका इनकी भी पैदाइश वफात आपको देखना है। इनकी पैदाइश वफात आपको देखना है। चलिए बताइए आप में कोई कमेंट कीजिए।
जाफर जटली की पैदाइश वफात क्या है? 1600 जल्दी कीजिए। 58 और 1713 1713 लिखते चलिए। काफी बना लीजिए, नहीं बनाया तो कल ही खरीद लीजिए। अभी कह रहे हैं कि जाफर जटली सिपाही पेशा आदमी थे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जाफर जटली दरबारी थे, शायर थे, वकील थे, जज थे, क्या थे? कमेंट कीजिए। तो जाफर जटली काम क्या था? जाफर जटली पेशावर आदमी थे, सिपाही का काम करते थे। पहले जमाने में क्या होता था, बादशाह होते थे और बाकी वजीर और बाकी जो बच जाते थे उनके खिदमत में रहते थे तो सिपाही के काम आते थे। और उसी में कोई तेज तर्रार होता था तो उनको जो है कि बाद में बादशाह क्या कर लेता था, अपने पास रख लेता था और गवाहियों में उसको शामिल कर लेता था। ये बातें हैं, ठीक है, इसको दूरी रख देते हैं। चलिए, इतनी बात खत्म हो गई। अब दिल्ली में वली की आमद के बाद, चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, एक आदमी बस माइक खोल के पढ़िए। दिल्ली में वली की दीवान के आमद के बाद जिन शोरा ने उर्दू शायरी के फ़रोग़ में नुमायां हिस्सा लिया, उनमें फ़ाइज़, हातिम, आबरू, मज़हर, जाना, खान, आरज़ू वगैरह अहम हैं। फ़ाइज़ का शुमार अहम शोरा में होता है। उनके यहाँ ग़ज़ल के अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुसलसल नज़में भी मिलती हैं, जो ख़ासी तादाद में हैं। फ़ाइज़ ने अपनी नज़मों में कदीम ज़बान का इस्तेमाल किया है। उनके यहाँ हिंदी के अल्फाज भी कसरत से मिलते हैं। उनकी ये तमाम खूबियाँ अपने अहद के शायरों में उन्हें मुमताज़ मुनफरिद बनाती है। मुनफरिद बनाती है, हातिम ठीक भी है। कोई और पढ़िए यहाँ से, मुनफरिद बनाती है। कोई और पढ़िए यहाँ से। हातिम भी नज़म गो शोहरत किसी और को पढ़ने दीजिए, एक पैराग्राफ और कोई पढ़ ले, पढ़िए। हातिम भी नज्म गो शोरा की हैसियत से जाने जाते हैं। उनके यहाँ भी मुसलसल नज्मों के बारे बहुत सारे नमूने मिलते हैं। रूबा जवाल मुआशरे पर हातिम की बड़ी गहरी नजर थी। उन्होंने चलिए तबाह व बताइए, रूबा बर्बाद जवाल, होती रूबा जवाल मतलब क्या समझे आप? रूबा का नहीं, जवाल के मने होता खत्म होना। बताइए, रूबा जवाल मुआशरे, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? खत्म होना, बर्बाद होना, आंखों के सामने खत्म होने वाला ना। हिदायत की जानिब जवाल पजीर मुआशरा। रूबा जवाल यानी जवाल मतलब समझते हैं, इन्हितार, ठीक है। और आसान लफ्ज बोलिए। एक होता है उरूज, एक होता है पस्त। पस्ती की जानिब, खत्म हो जाए। जी, पस्ती की जानिब माइल होने वाली कौम पर उनकी गहरी नजर थी। समझ गए बात को? चलिए। जी। उन्होंने तबाह बर्बाद होती हुई दिल्ली की बड़ी इबरतनाक तस्वीर कशी की है। उन्होंने दाखिली और खारजी दोनों तरह के मौज़ूआत को बखूबी बढ़ता है। उनकी नज़्मों में ख़यालात का तसलसल मिलता है, लेकिन मौजू का इर्तिका नहीं मिलता। ज़बान व बयान भी मामूली दर्जे के हैं। शाह हातिम के अलावा फ़ायज़, शाकिर नाजी वगैरह के यहाँ भी नज़्मों के नमूने मिलते हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है नज़्म निगारी। मैं बता दूं कि उर्दू में नज़्म निगारी में जो सबसे पहला नाम बाकायदा आता है तो नज़ीर अकबर बाकी आता है, जिनकी पैदाइश क्या है 1740 और 1830। इसको आप लिख लेंगे 1740 1830। अभी पहला कल ये कलम खरीदा हूँ तो थोड़ा अभी उतना प्रैक्टिस नहीं बन पा रही है लिखने की, धीरे धीरे हो जाएगा। खैर इसके लिए आप काफ़ी इतने आगे चलिए। करें कि आगे चलकर मीर और सौदा का दौर आता है। इस दौर में भी उर्दू शायरी ने अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करती रही, ठीक है। हमको उतना अंदर नहीं जाना, जब हम उसमें आएंगे तो कसीदा में तो सौदा को पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, नज़ीर अकबर आबादी
इस दौर का तन्हा शायर है जिसने रिवायत से हटकर शायरी की और नज्म को अपने तजर्बात और ख्यालात का वसीला बनाया। कहा यह जाएगा कि नज्म निगार में किस नज्म निगार ने रिवायत से हटकर शायरी की और अपने ख्यालात और तजर्बात को वसीला बनाया, तो नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, उन्होंने खवास के बजाय आम लोगों के लिए शायरी की और नज़ीर के मुशाहदे में गैर मामूली गिराई थी। नज़ीर अकबर आबादी अकबराबाद में रहते थे। कहाँ रहते थे? अकबराबाद में रहते थे। एक बाशऊर और हसास फनकार की तरह सारे मुल्क की तकदीर, उसकी ज़बूहाली और अबतरी का नज़ारा कर रहे थे और तबाही व बर्बादी के इस रूह फरसा नज़ारे से मुतासिर हो रहे थे। नज़ीर ने अपनी अक्सर नज़मों में इसका जिक्र किया है। मुसलसल जंग, लूट मार, कत्ल आम, आबादियों और शहर की वीरानियों और बर्बादी, फसलों की तबाही, सनात और हिरफत की बेकदरी, बेरोज़गारी और इन सब से पैदा होने वाले माशी मुआशरती दिक्कतें और अखलाक सोज वाक़यात वगैरह सारे अवामिल थे जिनमें नज़ीर की शायरी परवान चढ़ी और यही सियासी व समाजी हालात उनकी मुख्तलिफ नज़मों के मौज़ूआत बने। नज़ीर का तनवु उनकी मालूमात बहुत कम शायरों के हिस्से में आई। आज उर्दू नज़्म काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नज़ीर की हैसियत एक रोशन मीनार की सी है जो बहुत सारे नज़्म निगारों की राह रोशन कर रहा है। ये इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी था ताकि हमें मालूम चले कि नज़ीर अकबर आबादी ने जो नज़में लिखी हैं मुख्तलिफ क्यों लिखी है। चूँकि उन्होंने हर तरह के मुआशरे को अपनी आँखों से देखा और इंसान जो देखता है उस पर उस चीज़ों का असर पड़ती है, उन चीज़ों का असर पड़ती है और फिर उसके ज़ुबान, उसके ख़यालात, उसके कलम और इसके जो है कि हाव भाव, उसके अखलाक बोलते हैं। तो इंसान गमज़दा हो तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हंसे? कभी नहीं हंसेगा। अब ये देखिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि नज़ीर का इंतकाल 1830 में हुआ। इनके बाद कुछ दिनों तक नज़्म की दुनिया सुनसान और खामोश रही है। नज़ीर के इंतकाल के बाद कुछ दिनों तक नज़्म निगारी रुक गई थी। फिर उर्दू नज़्म की दुनिया में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली अहम जो है कि नज़्म गो शुआरा के हैसियत से मंजर आम पर आते हैं। ये बुनियादी और इज्तिमाई चीज़ें फिर हम आगे देखेंगे तो फिर पढ़ने लगेंगे नज़ीर और आज़ाद हाली पढ़ने लगेंगे। तो ये बुनियादी चीज़ जानना जरूरी। अच्छा, यहाँ भी देखिए ये पैराग्राफ बहुत अहम है। यहाँ से सवाल कभी कभी बनते हैं और आमतौर पर चूँकि यहाँ के कमी की वजह से फिर दिक्कत होती है इम्तिहान में। 1857 के बाद नज़्म, चूँकि 1830 में नज़ीर का इंतकाल हुआ था, अब बीच में कुछ दिन का वक्फा था जैसे लिखा उन्होंने साहबी किताब ने। देखिए, जदीद नज़्म के अव्वलीन अलम बरदारों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम सर फहरिस्त आता है। एक चीज़ आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी हाली का जिक्र आता है, कभी कभी आज़ाद का जिक्र आता है। इन्हें इस बात का एहसास हो चला था कि नई तहजीब और नए उलूम फ़नून के असरात सारे मुल्क को अपनी लपेट में ले रहे हैं, जिससे यहाँ की तहजीब बदल रही है। बदलते हुए हालात ने नज़्म का नया तस्वुर कायम करने में मदद दी। कर्नल हर्राइट उस वक्त पंजाब के सररिश्ते तालीम के मुंतजिम आला थे। कर्नल हर्राइट क्या थे उस वक्त? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे, समझ लीजिए आप, मुंतजिम आला। उनके मशवरे और लाहौर के अहले इल्म हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मदद से 21 जनवरी 1865 को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब कायम की। ये तारीख आपको रट डालना है। आप सब कमेंट में जवाब दीजिए, सब लोग, कोई बाकी नहीं रहे। ये तारीख अंजुमन पंजाब इब्तिदा कब हुई, सब लोग कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ। सब लोग कमेंट कीजिए देख कर, ताकि आपको याद हो जाए। 21 जनवरी 1865 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी। सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते हैं कमेंट भी कौन अच्छा करता है। किसी का सही कमेंट अभी नहीं आ रहा है, सिर्फ तारीख आ रही है। ये ना लिखिए पूरी बात, ताकि आपको मालूम हो कि हाँ हम क्या लिख रहे हैं। चलिए, 21 जनवरी 1865 को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी। चलिए, अंजुमन पंजाब का क़याम एक तारीखी कदम था। कर्नल हर्राइट अंजुमन के सरपरस्त थे। अब सवाल ये बनते हैं, सवाल ये बनता है कि इस अंजुमन का सरपरस्त कौन थे? सरपरस्त कौन था? तो कर्नल हर्राइट, जो उस वक्त का पंजाब का तालीमी हुक्मरान था। अब आगे आ जाइए। उन्होंने
और उनकी सदारत में 1967 में पहली मरतबा जलसा हुआ। अब देखिए पहली मरतबा जलसा किसके साथ हुआ था? कर्नल हराइट के, जिसमें मौलाना महमूद हुसैन आजाद ने नज़्म और कलाम मौजूद के बारे में लेक्चर दिया। ये वो सवाल आप खोजते रहें, गाइड में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मैं फिर बताता हूँ आपको, आगे चलिए पैराग्राफ। तो इसके बाद यहाँ महाना लेक्चर होने लगे। आज़ाद ने कदीम शायरी की खामियां और जदीद नज़मिया शायरी के महासिन की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई। आज़ाद के इन्हीं लेक्चर्स ने लोगों के जहनों को जदीद नज़्म की तरफ मायल किया। 1874-75 के जलसे में एक अहम बात यह हुई कि मिसरा तरह पर गज़लें पढ़ने के बजाय मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में पढ़ी जाने लगी। अब ये देखिए, फिर से आपको दोहरा दूं, ये बहुत अहम है, दोहरा दूं। नंबर 1 के सबसे पहले जदीद नज़्म की बुनियाद किसने रखी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। नंबर 2 के अंजुमन पंजाब का क़याम कब अमल में आया? 21 जनवरी 1865 को। जनवरी 1865। बोलना नहीं है वरना फिर आवाज ना वो होने लगेगी, आपको कमेंट जवाब देना है। नंबर 3 के इसके पहले सदर कौन थे? तो जो कर्नल हराइट इस अंजुमन के सरपरस्त थे, वही इसके सदर भी थे। और पहला जलसा कब हुआ था? 1867 में। सब निशान लगा दिया हूं। और पहला लेक्चर मोहम्मद हुसैन आजाद का कौन सा था? तो मोहम्मद हुसैन आजाद का पहला लेक्चर था नज्म और कलाम मौजू के बाब में। मोहम्मद हुसैन आजाद ने पहला लेक्चर दिया था, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि आजाद ने इन्हीं लेक्चर्स लोगों के जहनों को जदीद नज्म की तरफ मायल किया। मोहम्मद हुसैन आजाद ने जो लेक्चर दिया, और कह रहे हैं कि आजाद ने कदीम शायरी की खामियां और जदीद नज़मिया शायरी के महासिन की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई। और इन्हीं चीज़ों ने लोगों को क्या किया? जदीद नज़्म की तरफ मायल किया। चलिए ये बात तो हो गई, और थोड़ा पढ़ लीजिए आगे। अंजुमन पंजाब और नज़्म जान गए आप, यहाँ से पढ़ लीजिए आप अंजुमन। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए जोर से, बताऊंगा। अंजुमन पंजाब का दायरा अगराज और मकासद के एतबार से काफी वसी नजर आता है। 1857 के जंग आज़ादी की वजह से लोग काफी डरे और सहमे हुए थे। अंग्रेजों के किसी भी इक़दाम को खदशा और बदगुमानी की नजर से देखते थे। अंजुमन के क़याम का मकसद इस बदगुमानी को दूर करना भी था। शुरू में इस जलसे में शरीक होने वाले अंग्रेजी मुलाजिम उमरा वरवसा हुआ करते थे, लेकिन जल्दी रईस जमा रुआसा, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं, ये अमीर के जमा उमरा है और रईस की जमा रुआसा, मालदार लोग, साहब दौलत। चलिए। लेकिन जल्द ही उसमें आम लोगों को शामिल होने की इजाजत दे दी गई। इस तरह हुकाम की दिलचस्पी और सरपरस्ती से मन का इम्तिहान के हिसाब से यहाँ से पढ़िए। कोई और जल्दी पढ़िए, टाइम बचा। जब 30 मई यहाँ से ना, यहाँ में पढ़िए। जब 30 मई 1874 में अंजुमन पंजाब ने मिसरा तरह के बजाय एक मखसूस मौजू पर नज़में लिखकर मुशायरे में शिरकत की दावत दी, तो लाहौर में ऐसे मुशायरों का सिलसिला चल निकला। इनमें से अक्सर मुशायरों में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी शिरकत की। पहले मुशायरे में यानी कि 19 अप्रैल 1874 में मोहम्मद हुसैन आजाद का लेक्चर और मसनवी शब कदर पढ़ी गई। दूसरे में यानी 30 मई 1874 को बरसात के मौजू पर नज़में पढ़ी गईं। तीसरे यानी 30 जून 1874 को ज़मिस्तान के उन्वान पर नज़में हैं। चौथे यानी 3 अगस्त 1874 को उम्मीद के मौजू पर नज़में कही गईं। इस तरह कुछ वक्फे के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 11 मुशायरे हुए, जिसमें अक्सर
शरीक होने वाले शोरा कराम इस तरह थे: आजाद हाली, अनवर हुसैन, ज़ौक़ काकोरवी, अशरफ बेग, कादिर बेग और बस मुज़्तर देहलवी। जी। इससे आप याद कर लीजिए नंबर 1 कि 30 मई 1874 में अंजुमन पंजाब में मुशायरा हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि पहले मुशायरे में 19 पहला मुशायरा कब हुआ? आप देखिए, जो भी तारीख यहाँ लिखा गया है उसको आप उसी तरह याद कर लेना, दिमाग नहीं लगाना है वरना आप गड़बड़ हो जाएंगे। सवालात यहाँ से बनते हैं। 19 अप्रैल 1874 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लेक्चर और मसनवी शब कद्र पढ़ी गई। आपको बस याद कर लेना है, जहन में महफूज होना चाहिए। दूसरे में 30 मई 1874 को बरसात के मौजू पर नज़में पढ़ी गई। तीसरे यानी 30 जून 1874 को ज़मीस्तान के उन्वान पर नज़में लिखी गई पढ़ी गई। चौथे यानी 3 अगस्त 1874 को उम्मीद के मौजू पर पढ़ी गई। चारों याद हो जाएंगे, मुश्किल तो नहीं है। पहले में क्या पढ़ी गई? 19 अप्रैल 1874 को शब कद्र। दूसरा 30 मई 1874 को बरसात। जब शब कद्र हुई तो बरसात हुई। ठीक है, इस तरह जो देखने की कोशिश करते हैं। जब बरसात हुई तो फिर ज़मीस्तान का मौसम आया और उसके बाद से उम्मीद की लहरें जगी। इस तरह भी याद कर सकते हैं। 30 जून 1874 मंथ भी है ना सर, जैसे अप्रैल है, फिर मई है, जून है, जुलाई छोड़ के अगस्त। हाँ, आप जिस तरह याद कर सकते, जो भी आपके लिए आसानी हो। और चौथे कह रहे हैं कि 30 अगस्त 1874 को उम्मीद के मौजू पर नज़में कही गई। इस तरह आपको याद कर लेनी है इन बातों को। अब यहाँ से एक चीज आप एक हकीकत पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए कॉल को। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि यह हकीकत है कि एक अलहदा सिन्फ की हैसियत से नज़्म को पूरी तरह फलने फूलने के लिए इस दौर जदीद का इंतज़ाम करना पड़ा, जिसने 19वीं सदी के वस्त में ज़िंदगी के बुनियादों में तब्दीली पैदा कर दी। बोलिए। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। बताइए पैदाइश वक्त बताइए। 1900 बोलिए जल्दी से। 1912 1972। ठीक है, अब याद करते चलना है। अब चलिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इतना नाम आ रहा है तो पैदाइश बता दीजिए इनकी। 1830 1910। इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इनके उन्वान। अब देखिए अल्ताफ हुसैन हाली ने भी अंजुमन पंजाब के मुशायरे में नशात उम्मीद, ठीक है, बरखारुत, हुब्बे वतन, मुनाजरा रहमो इंसाफ वगैरह पढ़ी है। इस ताल्लुक से एक PDF घूमती रहती थी हमेशा, थोड़ा अगर किसी के पास हो तो भेज दीजिएगा। मदुजद इस्लाम सर सैयद की माँ पर लिखे गए। सवाल पूछ चुका है कि मदुजद इस्लाम किसके कहने पर लिखी गई थी? इसी का दूसरा नाम बताइए। इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली। जी, यही किताब मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। वो 1800 किस में लिखी गई? 1879 79 एक 89 है। 79 था। देख के बताइए जरा हमको। जी। फिर ये मुसद्दस मुसलमानों के माजी व हाल का आईना है। इनके दीगर नज़मों में शिकवहीन, मुनाजाते बेवा, चुटकी दात वगैरह 79 है। इसको हम लिख दें 79 ताकि आसानी हो जाए, है ना। यहाँ से आप जमा करते रहिए, इस तरह की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप पढ़ लिए कितना। अब कल अब पढ़ेंगे हम वहाँ से नज़ीर अकबर आबादी से पूरे नज़्म निगार के हैसियत से। आज के लिए इतना काफ़ी है, जो बहुत अहम है, इतना आप याद कर डालिए। समझ में आई? कुछ सवाल पूछ लें।